Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 2 of your chapter Matter in Our Surrounding. So in the previous lecture we have discussed what is matter एंड उसकी जो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमने पढ़ी थी इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम और मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, वही इंटर पार्टिकल स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे मैटर को अलग अलग स्टेट्स में क्लासिफाई करेंगे। सो वी हैव 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. I hope you very well know about that. So here you can see in solid these spheres जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, ये बिल्कुल एकदम पास है, मतलब एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है, दोनों को हमने एकदम टाइटली पकड़ रखा है। तो दोनों में इंटर पार्टिकल स्पेस तो है ही नहीं, पार्टिकल स्पेस तो है ही नहीं, इंटर पार्टिकल स्पेस इज लीस्ट और इंटर पार्टिकल स्पेस कम है। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट लिक्विड, यू कैन सी पार्टिकल्स थोड़ा दूर हैं एक दूसरे से, वी कैन से इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा क्या है, बढ़ गया है। और इफ़ आई टॉक अबाउट गैसेस, आप देख सकते हो पार्टिकल्स एकदम दूर हैं, आपको पता है पार्टिकल्स कहीं भी घूमते रहते हैं इसके, तो मतलब इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो रही हैं, पर क्वेश्चन ये है कि क्यों इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, क्यों किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, क्या वजह क्या है इसकी। सो यस, हाँ जी, इसके पीछे कुछ वजह है। वो क्या है? अगर किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 फ्रेंड्स और वो साथ में बैठ रहे हैं, मतलब उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है। अगर वो साथ बैठ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? उनके बीच में फ्रेंडशिप अच्छी है, मतलब उनके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, तभी तो उनके बीच में वो स्पेस जो है कम है। तो मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तभी इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा। तो हमें पता चलता है यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स इतना पास है, क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं। वो किस लिए पैक्ड हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन लिक्विड में यू कैन सी पार्टिकल्स थोड़ा दूर है, इंटर पार्टिकल स्पेस है बीच में। इंटर पार्टिकल स्पेस ऑब्वियस ही बात क्यों आया होगा? क्योंकि पार्टिकल्स ने दूर छोड़ा हुआ एक दूसरे को, डिस्टेंस आ रखा है, स्पेस आ रखा है। वो क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, थोड़ा कम है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट गैसेस, तो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, तभी तो इंटर पार्टिकल स्पेस इतना ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा कम है, वेरी लो। तो मैंने 3 स्टेट्स में मैटर को डिवाइड कर दिया, वन इज सॉलिड, other is liquid and the last is gases according to their interparticle spaces and force of attraction. इंटरपार्टिकल स्पेस एज यू कैन सी, आपको सिर्फ क्या करना है, ये 3 इमेजेस अपने माइंड में बिठानी है। अगर ये 3 इमेजेस आपके अपने माइंड में रह गई तो आपको कभी नहीं भूलेगा ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो सॉलिड पार्टिकल स्पेस बहुत कम, क्यों कम? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लिक्विड पार्टिकल स्पेस थोड़ा सा है उनके बीच में, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। गैसेस इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। वेरी इजी, ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पर खाली यही प्रॉपर्टीज़ थोड़ी है, ये तो 2 पॉइंट बनेंगे। अगर हमें कोई पूछेगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फ़र्क है, तो हम इंटर पार्टिकल स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर सकते हैं। लेकिन देयर आर मैनी अदर्स, बहुत सारे और पॉइंट्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉलिड का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लिक्विड का एग्जाम्पल लेती हूँ, किसी गैस का एग्जाम्पल लेती हूँ। सॉलिड में मैंने मान लो कोई वुड लिया है, ये जो हमारा बेंच होता है, मार्बल है, कुछ भी है, टेबल है, सॉलिड में उसका एग्जाम्पल लिया। लिक्विड में वाटर का ले लेते, गैस तो हमें जो भी हवा में है सब कुछ है ना। सो सॉलिड
आपको पता है पार्टिकल तो आप देखो सॉलिड में, देखो ये रहा, अगर आप इस पार्टिकल को ऊपर से पुश करोगे तो क्या ये पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी क्या ये पार्टिकल अपने आप भी मूव कर रहा होगा? अपने आप तो मूव कर ही नहीं रहा होगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, कहाँ मूव करे? हमने पढ़ा था पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये तो कहाँ मूव करेगा, जगह ही नहीं है। इवन कि अगर मैं प्रेस करूँ तब भी जगह नहीं है, दे आर इनकम्प्रेसिबल। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। क्यों? क्योंकि उनके पास पार्टिकल में स्पेस ही नहीं है कि एक पार्टिकल को मैंने प्रेस किया तो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की जगह पर चला जाए या वो खाली स्पेस पर चला जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है? डेफिनेटली ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। और अगर मैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, आप देखो पार्टिकल एक जगह मूव करके दूसरी जगह जाएगा कहाँ? जगह तो है नहीं है, जगह तो बाकी के पार्टिकल्स ने ले रखी है, तो वो कहाँ जाएगा? वो मूव नहीं कर पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इनकी वो लीस्ट होती है, या मोशन अगर मैं कहूँ, मूवमेंट अगर मैं कहूँ, तो वो इनका लीस्ट होता है सॉलिड्स का। लेकिन लिक्विड्स, आपको पता है जैसे ही लिक्विड तो नॉर्मली मूव कर जाता है, कंप्रेसिबल है, राइट? कंप्रेसिबल है, प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। अगर मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इन पे मैं प्रेशर लगाऊं, प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, तो कुछ स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे तो सॉलिड बनने के चांसेस हैं। तो मतलब कंप्रेसिबल तो है और पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं। जब ऑब्वियसली बात है कि अगर जगह है तो पार्टिकल्स मूव भी करेंगे, मतलब इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और अगर मैं गैसेस की बात करूं, आपको पता है अगर मान लो मैंने यहाँ पर कहीं एक इंसेंस स्टिक जलाई है, अगरबत्ती जला दूं मान लो मैं यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है इसमें से स्मोक निकलेगा। अगर घर के किसी भी कोने में इंसेंस स्टिक जला दूं, हमारे तक वो स्मेल, उसकी फ्रेगरेंस पहुंच ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो गैस है, गैस के पार्टिकल्स फटाफट मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल्स फटाफट क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। पार्टिकल्स की, मैं सॉलिड की बात नहीं कर रही हूँ कि पूरे के पूरे सॉलिड को अगर मैं मूव करूँगी तो मूव करेगा ही। मान लो कार है, बाइक है, सॉलिड की बनी हुई है, पर ऐसा तो नहीं है वो मूव नहीं करेगी, हम चलाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगी। पर आई एम टॉकिंग अबाउट उसके इनसाइड के पार्टिकल्स, वो उसके इनसाइड के पार्टिकल्स अच्छे से मूव नहीं करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इन पे प्रेशर लगाऊंगी तो पार्टिकल्स, 2-3 पार्टिकल्स है, मान लो मैं पकड़ के उनको एक साथ लेती हूँ ज़बरदस्ती कि एक साथ बैठो तुम, तो वो कुछ लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे डेफिनेटली, अगर मैं थोड़ा क्लोज लेके आऊँगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी को कम करने का तरीका भी सोचेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कम की जा सकती है। पर यह है कि प्रेशर जब लगाऊंगी उनको पास तो ले आऊँगी, मैं प्रेशर लगा के उनको पास तो ला सकती हूँ। काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हम अपना फैक्टर देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज की जाती है। तो इसी पॉइंट पे आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज की जाती है। याद करो, हमारा पोस्टुलेट था काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो अगर मान लो मुझे गैस से लिक्विड बनाना है, तो मेरा मेन काम क्या है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर दूं, मतलब पार्टिकल्स के मूवमेंट को कम कर दूं। अगर उनका मूवमेंट कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स अपने आप थोड़ा सा आराम से ऐसे आके पास में बैठ जाएंगे। मान लो ये दूर पार्टिकल्स से इधर उधर फैल रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दूं, काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होगी?
टेम्परेचर कम करने से, तो पार्टिकल्स थोड़ा सा रेस्ट वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, इधर इधर क्लोज आ जाएंगे। और अगर पार्टिकल्स क्लोज आ गए मतलब वो क्या बन जाएंगे, पार्टिकल्स क्लोज किस में है, थोड़े लिक्विड में। चलो अगर पार्टिकल्स क्लोज नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, सबसे पहले प्रेशर लगा के पार्टिकल्स को क्लोज करूं, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए टेम्परेचर को कम कर दूं। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से मैं स्टेट को चेंज कर सकती हूँ। प्रेशर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से हम उस मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ेंगे और इसी तरीके से पढ़ेंगे कि उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, राइट। सो सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड्स क्या है, एज वी नो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब ये है तो यही बाउंड्री रहेगी। दे कैन बी कॉल्ड एज रिजिड, हार्ड टाइप, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि रबर बैंड है, स्पॉन्ज है। ये एक इनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, रबर बैंड स्ट्रेच किया जा सकता है, स्पंज प्रेस किया जा सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि एज यू कैन सी इनके अंदर कुछ होल्स बने हुए हैं, ये यू कैन सी इन द पिक्चर, इनके बीच में ये क्या बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, और उसी की वजह से उनमें जगह है, उसी की वजह उनके बीच में क्या है, थोड़े स्पेसेस आ गए हैं, और अगर स्पेसेस आ गए हैं तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। तो सॉलिड्स की देखो फिक्स शेप होती है कि अगर मैं किसी अलग अलग कंटेनर में डालूंगी तो अलग अलग शेप नहीं होगी, लेकिन नमक बीइंग अ सॉलिड, या सैंड भी है सॉलिड, अगर मैं उसको अलग अलग कंटेनर में डालूंगी तो अलग अलग शेप ले लेंगे। चीनी है, नमक है, एक्चुअल में उस क्रिस्टल की, नमक के क्रिस्टल की, चीनी के क्रिस्टल की उसकी शेप चेंज नहीं हुई है, वो तो अगर सारे पार्टिकल्स उनको मैंने डाला है उसमें शेप चेंज हुई है। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि शेप चेंज हो गई है, तो एक्चुअल में शेप उस पूरे क्रिस्टल की, सॉलिड की शेप नहीं चेंज हुई है। अगर हमने उसको इकट्ठा करके रखा है, पूरे अलग अलग बहुत सारे इसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं ना, बहुत सारे सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, तो उनके अगर हमने अलग अलग जार में डाला है तो उसकी शेप चेंज होगी। जस्ट दैट, ऐसा नहीं कि क्रिस्टल की शेप सेम रहेगी। सो यहाँ पे सॉलिड में हमें पता चल रहा है जनरली सेम साइज, सेम शेप, सेम मास, सेम वॉल्यूम, यही रहता है सॉलिड्स का। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, जिस कंटेनर में डालूंगी डेफिनेटली वो शेप होनी ही होनी है, राइट। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। क्योंकि अगर ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला ब्लू वाला, ये क्या है, थोड़ा कम है, तो वो किसी भी तरह की शेप को एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक ग्लास में 100 ml वाटर डाला तो अलग होगा, बॉटल में वही सेम वाटर डाला तो कुछ अलग वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम विल रिमेन फिक्स्ड, और मास तो सबका ही फिक्स रहता है, सारे मैटर्स का मास फिक्स रहता है। यहाँ पर लिक्विड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स एबिलिटी टू फ्लो, विस्कोसिटी मीन्स एबिलिटी टू फ्लो, दैट इज गाढ़ापन। इसको अगर हिंदी में देखें तो गाढ़ापन, क्योंकि तुम्हें पता अगर कोई चीज़ बड़ी थिक है, विस्कस है, गाढ़ी है, तो वह फ्लो होने में धीरी होगी, धीरे से फ्लो करेगी। इफ आई कंपेयर टू एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर एंड हनी, वाटर आपको पता है बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है, विस्कस नहीं है, थिक नहीं है, आराम से फटाफट फ्लो कर जाता है, देखो कितने आराम से। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट हनी, काफ़ी थिक है, विस्कस है, इसको फ्लो होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो इसके पीछे क्या साइंस है, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो जब फ्लो हो रहे, सबसे पहले ये ऊपर वाली लेयर फ्लो हो रही है, मान लो इधर से मैं बाहर निकाल रही हूँ, तो क्या होता है जब ऊपर वाली लेयर फ्लो करती है तो उसके नीचे वाली जो लेयर है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो क्या होता है जो थिक लिक्विड्स होते हैं जैसे कि हनी है,
उसमें जो नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर तो बाहर ही निकल रही है, नीचे वाली लेयर कुछ अपोजिट फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो लिक्विड्स होते हैं, ये कितने फोर्स से बैकवर्ड फोर्स लगा रही है, क्या उसका पावर है, उस पे उसके फ्लो डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे से फोर्स नहीं लगा पा रही है, बैकवर्ड फोर्स इतना अच्छा नहीं है, तो लिक्विड फटाफट फ्लो कर पाएगा। लेकिन अगर बैकवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा है तो लिक्विड जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा, एज इन केस ऑफ हनी। तो विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी फ्लूइडिटी, उसके फ्लो होने की पावर को डिफाइन करता है। क्लियर? सो अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या सिर्फ लिक्विड्स फ्लो करते हैं या कोई सॉलिड भी है जो फ्लो करता है? सो योर होमवर्क फॉर दिस वीडियो इज थिंक ऑफ अ सॉलिड विच फ्लो। एक ऐसा सॉलिड जो फ्लो करता हो, आपको सोचना है और उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर? सो उसके आगे चलते हैं। अभी हम विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी के बारे में बात कर चुके हैं, उसके आगे चलते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता कि अगर मान लो मैंने ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स को एक छोटे स्फेयर में डाला, एक बड़े स्फेयर में डाला, छोटे स्फेयर में उसने इतनी वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर रखा था, थे वही 10 मॉलिक्यूल्स। बड़ा स्फेयर कर दिया तो भी 10 मॉलिक्यूल्स ने पूरे के पूरे स्फेयर को ऑक्यूपाई कर लिया। मान लो ये क्यूब शेप का होता, 10 मॉलिक्यूल्स ने क्यूब की शेप को भी ऑक्यूपाई कर लिया, 10 मॉलिक्यूल्स ने स्फेयर की शेप को भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये क्या, ना तो उनकी कोई स्पेसिफिक शेप होती है, ना कोई वॉल्यूम है कि 5 ml में हमारे ये 10 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर वही यही 10 मॉलिक्यूल्स को मैं 50 ml वाले कंटेनर में डाल दूँ, उसको भी पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ऑब्वियसली एज आई सेड कि अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो पार्टिकल्स को क्लोज ला सकती हूँ, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह है, तो कंप्रेस करके उनको पास लाया जा सकता है। तो देखो, हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सॉलिड्स में जगह थी ही नहीं, सॉलिड्स में जगह थी ही नहीं, तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स को कंप्रेस करके क्लोज लाया ही नहीं जा सकता। लेकिन लिक्विड में अगर हम देखें, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, थोड़ा सा इसको हम एटलीस्ट कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। और गैसेस, एज यू कैन सी, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, काफ़ी ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस है, इसको हम इजीली प्रेस करके, प्रेशर लगा के क्लोज ला सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। सबसे इजी डेफिनेशन इसकी ये है, पार्टिकल्स का इंटरमिक्स हो जाना, किसी भी चीज़, सॉलिड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, गैस का गैस में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड का गैस में, किसी भी तरह से दो मिक्सचर बनना। कोई भी ये नहीं है कि एक स्टेट वाले होंगे, अलग स्टेट वाले होंगे, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, मान लो देखो, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन गैस रखी है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रखी है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रखी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रखी, तो यू विल सी कि इधर वाली साइड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और इधर साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है ना। एक साइड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और एक साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर इधर देखूँ, इस वाली साइड ऑक्सीजन बहुत कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और इधर साइड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं बेसिकली, एक साइड में खाली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की है ही नहीं। दूसरी वाली साइड मैंने ऑक्सीजन रखी है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन की है ही नहीं। तो मूवमेंट कहाँ होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ से इधर की साइड मूव कर जाएगी। एक साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, दूसरी साइड ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ से ऑक्सीजन दूसरी साइड मूव कर जाएगी। इधर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ से हाइड्रोजन मूव करके इधर आ जाएगी।
सिंपली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से चलती है, वहाँ पहुँचती है जहाँ पर कम है. सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पर मूवमेंट कैसी होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम तक होती है. अब अपोजिट कब होती है, लो टू हाई, उसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है. डिफ्यूजन सिंपली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होगी. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. लाइक ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इन वाटर, ऑक्सीजन घुली हुई है पानी में, तभी तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सांस ले पा रहे हैं. सॉल्ट, पानी में नमक डालती हूँ, डिफ्यूज़ हो जाता है. इंक, हमने एग्जाम्पल भी देखा था, बड़ी इजीली इंक जो है डिफ्यूज़ हो जाती है. जैसे पानी में इंक डाली थी, बड़ा ब्यूटीफुल सा हमारे को पिक्चर देखने को मिली थी. सो वी कैन कंक्लूड, यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि ये डिफ्यूजन टेक प्लेस इन ऑल दी 3 स्टेट्स. यहाँ पर एक चीज़ पढ़नी है. अभी तक मैंने ना, ये देखो, गैस को लिक्विड में डिफ्यूज़ करवाया, हो गया. सॉलिड को लिक्विड में डिफ्यूज़ करवाया, हो गया. गैस को लिक्विड में डिफ्यूज़ करवाया, हो गया. सॉलिड को लिक्विड में करवा लिया, लिक्विड को लिक्विड में करा लिया, गैस को लिक्विड में करा लिया, हो गया. अभी मैंने एग्जाम्पल जो दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, गैस को गैस में भी करवा दिया था डिफ्यूज़, गैस को गैस में भी डिफ्यूज़ करा दिया था, लिक्विड को लिक्विड में तो मैंने करा ही दिया, इंक को वाटर में. लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज़ हो सकता है? लेकिन यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं कि मुझे डिसॉल्व करना है हाथ पकड़ के, एलॉय बनाना है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है. मान लो मैंने 2 सॉलिड्स रखे हैं ऐसे साथ में, लाइक वन सॉलिड अदर सॉलिड, तो क्या ये अपने आप इंटरमिक्स हो जाएंगे? जैसे मैंने सिर्फ पानी के अंदर इंक डाली है, मिक्स नहीं किया है, वो अपने आप उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट है, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, डिफ्यूज़ हो गई. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी मैंने पास पास में रखा है, डिफ्यूज़ वो अपने आप हुई हैं, इंटरमिक्स वो अपने आप हुई हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या सॉलिड और सॉलिड भी ऐसे डिफ्यूज़ हो सकते हैं? हमें लगेगा तो ऐसा ही कि नहीं हो सकते, लेकिन एक्चुअल में हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्लोली, बहुत स्लोली. अगर गैसेस को पास में रखूँगी तो फटाफट डिफ्यूज़ हो जाएंगे, लिक्विड्स को रखूँगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और सॉलिड्स को करने में काफ़ी टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर एक चॉक बोर्ड है, जब हम न्यूली लेते हैं तो पूरा एकदम क्लीन ब्लैक कलर का होता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक कलर, अगर आप ग्रीन बोर्ड की बात करो तो इनिशियली जब हम बाय करते हैं वो प्रॉपर ग्रीन कलर का होता है. लेकिन जब हम चॉक यानी सॉलिड से उसके ऊपर लिखते हैं, फिर क्लीन कर देंगे, साफ रहेगा, दोबारा लिखेंगे, क्लीन कर देंगे, साफ रहेगा. लेकिन जब हम इस प्रोसेस को बार बार कंटिन्यू करते रहेंगे कि लिखा इरेज किया, लिखा इरेज किया, लिखा इरेज किया, तो आप ऑब्जर्व करोगे थोड़े टाइम बाद जो बोर्ड का कलर है वो थोड़ा फीका सा हो जाएगा. वो क्यों? बोर्ड विच इज सॉलिड, चॉक जिससे आपने लिखा, वो चॉक के पार्टिकल्स विच आर सॉलिड वो बोर्ड के अंदर घुस गए हैं, वो बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो गए हैं. तो मतलब सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है, चॉक के पार्टिकल्स सॉलिड बोर्ड के अंदर घुस गए हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि तुमने एक ही बार बोर्ड में लिखा और उसमें हमें डिफ्यूजन ऑब्जर्व हो जाए, ऐसा नहीं है. तो डिफ्यूजन डेफिनेटली तीनों में होता है, सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैस में. लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस, देन लिक्विड एंड लीस्ट इन सॉलिड. सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत धीरे होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड. सो डिफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, लो टू हाई कंसंट्रेशन. नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि लो टू हाई कंसंट्रेशन जब होता है तो उसको क्या कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डेंसिटी. वेरी सिंपल, इट इज जस्ट रेशो ऑफ मास बाय वॉल्यूम. मास और वॉल्यूम का ही क्या है, रेशो है. मास दैट इज किलोग्राम, ग्राम वगैरह में होता है. वॉल्यूम ml में, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, ये सारे इसके यूनिट्स हैं.
सो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ डेंसिटी। अगर देखो डेंसिटी आपको पता चल रहा है, डेंसिटी भी न्यूमरेटर है, मास भी न्यूमरेटर है, दोनों सामने सामने पड़े हुए हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इफ मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा, मोर मास मोर डेंसिटी। और अगर आप देखो डेंसिटी ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। मोर वॉल्यूम लेस डेंसिटी, लेस वॉल्यूम मोर डेंसिटी। क्लियर? तो हमें हर चीज़ का मास और डेंसिटी, मास और वॉल्यूम दोनों को लेके, दोनों को कंसीडर करके, दोनों को डिवाइड करके जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। सो अगर मान लो मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, टोटल 10 मॉलिक्यूल्स लिए किसी भी चीज़ के, मान लो वाटर के लिए हैं या किसी और सब्सटेंस के लिए, तो मास तो फिक्स हो गया कि एक मॉलिक्यूल मान लो 1 ग्राम का है तो 10 मॉलिक्यूल 10 ग्राम के हो गए, तो मास तो फिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, सॉलिड्स में वो 10 मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास में है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो सॉलिड्स में वॉल्यूम बहुत कम होती है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सॉलिड्स में वॉल्यूम बहुत कम है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, लाइक दिस, तो वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम ज़्यादा हो गई तो डेंसिटी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन। अगर गैसेस की बात करूँ तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, लाइक दिस, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, वॉल्यूम आप देखो बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी और ज़्यादा क्या हो गई, कम हो गई, डेंसिटी और ज़्यादा कम हो गई। तो हमें पता चला सॉलिड्स के केस में डेंसिटी मैक्सिमम क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम थी। सॉलिड्स की एक और देखो डिफरेंस हमें पता चला है, सॉलिड्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लिक्विड्स डेंसिटी थोड़ी कम हो गई और गैसेस डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, अब ये डेंसिटी से पता क्या चलता है, डेंसिटी से पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ सिंक कर जाएगी। तो सॉलिड्स देखो, जो जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो डेंसर है, वो तो क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, और जो कम है, लाइट होते हैं, लाइटर होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जो तो डेंसर होते हैं, हैवी हैं, वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे, और जो लाइटर हैं वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। लेकिन अब मैं एक ही लिक्विड और सॉलिड की बात करूं, मतलब मान लो पानी और आइस की बात कर रही हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर एंड आइस, सो यू नो वाटर लिक्विड इन स्टेट, आइस सॉलिड इन स्टेट। सो आइस की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वॉल्यूम कम है, और लिक्विड वाटर पार्टिकल्स दूर हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। तो एक्चुअल तो क्या होना चाहिए कि आइस को वाटर के अंदर सिंक करना चाहिए, क्योंकि आइस इज मोर डेंसर देन वाटर, तो आइस को सिंक कर जाना चाहिए। लेकिन यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो दिस इज़ द एक्सेप्शन। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, देयर इज सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वाटर के हाइड्रोजन दूसरे वाटर के ऑक्सीजन के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसकी वजह से क्या होती है, उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से बीच में खाली स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, लाइक दिस। बीच में खाली स्पेस काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो आइस में वॉल्यूम बढ़ जाती है एज कंपेयर टू वाटर, और वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है फ्लोट करती है। तो दिस इज़ द रीज़न आइस
ड्यू टू अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर आ जाता है और इस वजह से वॉल्यूम कम बढ़ जाने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वो फ्लोट करती है। क्लियर? एक्चुअल में वाटर का कंसेप्ट क्या है? वाटर व्हेन इन इनिशियली सॉलिड स्टेट यानी आइस, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मेल्ट करती है आइस, मेल्ट करती है तो वो लिक्विड बन जाती है, वहाँ पर उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ती है जब वो मेल्ट हो रही है। लेकिन फिर लिक्विड स्टेट, प्रॉपर जब लिक्विड स्टेट, हाई टेम्परेचर्स हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में तुम्हें पता है पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो जब प्रॉपर लिक्विड स्टेट आ जाती है अच्छे से, फिर पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं और फिर डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सॉलिड स्टेट में भी डेंसिटी कम थी, जब प्रॉपर लिक्विड स्टेट आ गई तब भी थोड़ी डेंसिटी कम है, लेकिन आइस से ज़्यादा है अभी भी वाटर की डेंसिटी। आइस की तो बहुत कम डेंसिटी है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मेल्ट होना शुरू होती है तो डेंसिटी इंक्रीज करती है और 4 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचता है, वहाँ पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 1 ग्राम पर ml। उसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे जैसे 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, वहाँ पर उसकी डेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जब हाई टेम्परेचर चलेगी, गैसेस स्टेट में चला गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना, अगर मान लो उसको इवेपोरेट करना शुरू कर दूँ, वेपराइज कर दूँ, तो डेंसिटी, गैसेस में आपको पता है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उस वजह से उसकी डेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो सबसे पहले सॉलिड में डेंसिटी बहुत कम, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड, डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, मैक्सिमम आती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है और गैसेस जब तक हम पहुंचते हैं तब तक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दिस वाज अबाउट डेंसिटी ऑफ वाटर। आई होप आपको ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो भी हमने आज टॉपिक्स करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन मैटर की स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चों। थैंक यू।